दोस्तों नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नवा बजट प्रस्तुत किया और इस बजट में उन्होंने अपनी तरफ से बहुत चेष्टा की होगी, किंतु क्या यह वास्तव में लोगों के हित का बजट है, देश के हित का बजट है या केवल राजनीतिक रूप से बीजेपी के हित का बजट है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इसमें क्या कमियां हैं, पहले इसको देखते हैं। आय और खर्च में असंतुलन बजट खर्च में बढ़ाया गया है, लेकिन आय के स्रोत टैक्स कलेक्शन, गैर टैक्स राजस्व पर्याप्त नहीं दिखते हैं। इससे फिस्कल डिफिसिट जो है वो बढ़ने का खतरा है। रोजगार सृजन पर भी सीमित ध्यान दिया गया है। जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स में राहत तो दी गई है, लेकिन आम जनता के लिए नए रोजगार या स्टार्टअप्स को सीधे समर्थन कम है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं है। किसानों के लिए योजना और अनुदान है, लेकिन मूलभूत कृषि ढांचे जैसे स्टोरेज, इरिगेशन, कोल्ड चेन में निवेश अपेक्षाकृत कम है। महंगाई और ईंधन पर नियंत्रण का अभाव है। पेट्रोल डीजल पर कर राहत नहीं है, जिससे जनता पर महंगाई का दबाव रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से कमियां देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस कम है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए राशि बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या की जरूरत के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाके में। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत सीमित, सीधे लाभार्थी योजनाओं में वृद्धि कम है। मिडिल क्लास और गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर भी ध्यान कम है। उत्तर पूर्व और पिछड़े राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कम है। अवसंरचना, उद्योग और रोजगार सृजन में उत्तर पूर्व को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी कमियां देखते हैं। राजनीतिक संतुलन के क्षेत्र में बजट केंद्र के राजनीतिक हितों के हिसाब से तैयार किया गया है, बजाय व्यापक सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के। लंबी अवधि की योजना की कमी है। बजट ज्यादातर सालाना योजनाओं पर आधारित है। दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए ठोस रोड में बजट में कहीं नहीं दिखता। सामाजिक असमानताओं पर असर कम है। उच्च जाति आर्थिक वर्ग पर कर राहत देने के बावजूद अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और आदिवासी वर्ग को सीधे लाभ कम है। संक्षेप में कहें तो केंद्रीय बजट 2026 में निवेश और खर्च के लिए आयाम है, लेकिन रोजगार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और असमानता घटाने के उपायों में कमी है। इसके कारण जनता को इसका सीधा लाभ नहीं मिलता है और असंतुलन बढ़ सकता है। अब उत्तर पूर्व की और असम की दृष्टि से इसको देखते हैं। पहले आर्थिक असर देखते हैं। रोजगार सृजन कम होगा। बजट में उद्योग और व्यापार के लिए कुछ योजना है, लेकिन उत्तर पूर्व और असम जैसे पिछड़े इलाकों में रोजगार के लिए सीधे निवेश बहुत कम है। कृषि और छोटे किसान असम में जो हैं, जैसे चाय, धान, सब्जी आदि उगाते हैं। बजट में कृषि के लिए अनुदान है, लेकिन स्टोरेज, इरिगेशन और कोल्ड स्टोरेज जैसी जरूरी सुविधाओं पर खर्च नहीं के बराबर है। महंगाई का दबाव सीधा देखा जा सकता। ईंधन, बिजली और पेट्रोल डीजल पर कोई बड़ी राहत नहीं है। इसका असर गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा होगा। सामाजिक असर इसका देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में असम में सरकारी स्कूल और कॉलेज है, लेकिन बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त निवेश नहीं है। उदाहरण के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और ग्रामीण स्कूलों पर बजट जो है वो सीमित है। गरीब और आदिवासी वर्ग को लेकर बजट में बड़े पैमाने पर योजनाएं हैं, लेकिन सीधे लाभ गरीब, आदिवासी और पिछड़े समुदाय तक नहीं पहुंचते हैं। महिला और युवा कौशल विकास और महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं हैं, पर काफी सीमित है और अमल में कम प्रभावी है। अवसंरचना और क्षेत्रीय विकास, सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तर पूर्व के लिए कुछ प्रोजेक्ट है, लेकिन आवश्यक निवेश कम है और धीमा है। उत्तर पूर्व में उद्योग, एमएसएमई और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन कम है, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार बढ़ाने में बाधा है। राजनीतिक और दीर्घकालिक असर। बजट ज्यादातर केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से तैयार है, न कि क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार। दीर्घकालिक विकास, जिसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहते हैं, के लिए ठोस रोड मैप कहीं दिखाई नहीं देता है, खासकर उत्तर पूर्व और असम के पिछड़े क्षेत्रों के लिए। असम में युवा और किसान आर्थिक और सामाजिक असमानता महसूस करेंगे, जिससे राजनीतिक असंतोष बढ़ेगा। संक्षेप में कहें तो रोजगार और उद्योग के लिए सीमित निवेश है। छोटे किसानों और ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब वर्ग तक लाभ नहीं पहुंचना।
उत्तर पूर्व और असम के लिए अवसंरचना और उद्योग के निवेश में कमी है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इसको सराह सकती है और विपक्ष इसको जो है बुरा सकता है, लेकिन ये कमियां हैं जो बजट में सीधे सीधे दिखाई दे रही है। और ये बजट कुल मिलाकर उत्तर पूर्वांचल सहित देश के पिछड़ों का या किसानों का या जो दलित और मध्यम और लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनका विकास करते हुए कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार से बजट को संतुलित नहीं कहा जा सकता। अब इस पर आप लोग अपनी क्या राय है वो कमेंट करके दे सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग हो।